एक हाई स्कूल का लड़का जैसे ही क्लासरूम में घुसता है, वो बुली लोग भी डर के मारे झुक जाते हैं। लोगों में अजीब अजीब अफवाहें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि उसे मार दिया गया था, कोई बोलता है कि अरेस्ट हो चुका था, लेकिन अब वो सामने है, जिंदा, और स्कूल में ऐसे घूम रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। कुछ टाइम पहले ही इस बंदे ने ट्रेंड असैसिन से फाइट की थी, एक पूरी गैंग को धूल चटा दी थी और एक क्राइम बॉस को अपनी जान की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। और अब वो वापस आ गया है और सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन सवाल ये है कौन? सब इससे डरते क्यों है? और इसका अगला कदम क्या होगा? कट करते हैं एक मीटिंग की तरफ जो हो रही है फ्रेंच हेडक्वार्टर्स में, जो फिलहाल अफ्रीका में स्थित है। फ्रेंच कमांडर अपने पूरे स्क्वाड को इन्फॉर्म करता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई है। उनका सबसे बड़ा एनिमी, जिसका नाम है मेलन, वो सेक्टर वाई में आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आज रात स्क्वाड को मौका मिलेगा उस आदमी को असिनेट करने का। इस मिशन के लिए चीफ ने पूरे 5 स्क्वाड बुलाए हैं, टोटल 49 सोल्जर्स। लेकिन साथ ही वो साफ कर देता है, एयर सपोर्ट नहीं मिलेगा। एक सोल्जर पूछता है, बॉस, हमें कितने एनिमीज का सामना करना होगा? चीफ जवाब देता है, 350 से 500 के बीच। दारू नाम का सोल्जर अपने दोस्त चांद से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन चांद उसे चुप रहने को कहता है। सभी सोल्जर्स को मालूम है ये मिशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। कमांडर फिर एक और बात साफ करता है, स्क्वाड को सिर्फ मेलन को मारना है और जैसे ही टास्क कंप्लीट हो तुरंत वहां से हट जाना है। लेकिन दारू और चांद की फिर से कुछ बातचीत होती है, जिससे कमांडर गुस्से में आ जाता है। दोनों चुप हो जाते हैं। अब फोकस जाता है हमारे मेन कैरेक्टर माइनस कॉन्ग चान पर। वो अपनी नजरें सीधे कमांडर पर टिकाए हुए है। नॉर्मली तो ये बात कैप्टन को इरिटेट कर देती, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज कुछ खास है। मीटिंग खत्म होती है, रात का समय हो चुका है। फ्रेंच स्क्वाड अपने मिशन पर निकल चुकी है। चांद सबसे आगे है। कार सोल्जर्स को लेकर डेस्टिनेशन पे पहुंचती है। चांद अपने आदमियों को 5 मिनट देता है ताकि वो वेपन्स चेक कर लें और रेडी हो जाएं। उसी बीच वो खुद एक सिगरेट जलाता है। एक ब्लॉन्ड सोल्जर चांद के पास आता है और कहता है, कैप्टन। चांद उसकी तरफ देखता है। सोल्जर एक अजीब हैंड जेस्चर करता है, शायद मिशन के बाद सेलिब्रेट करने का इशारा था। दारू आकर स्मिथ को रोकता है। चांद भी डांट देता है, कहता है, सर्वाइव करने की सोचो, फालतू बातों में मत पड़ो। स्मिथ कामली बोलता है, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे साथ गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड है। चांद हंसते हुए कहता है, अरे भाई, ओवर मत कर। 5 मिनट बाद स्क्वाड जंगल के अंदर घुसती है, बिल्कुल चुपचाप, बिना कोई नॉइस किए। डेस्टिनेशन अब भी 2 किलोमीटर दूर है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन चांद को अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है। स्मिथ पूछता है, कैप्टन, सब ठीक है? चांद बस कहता है, बस एक अजीब फीलिंग है। स्मिथ मजाक करता है, क्या ब्लैकफील्ड का भगवान डर गया? फिर हंसते हुए कहता है, टाइम आ गया है चांद के रिटायर होने का। उसी वक्त एक गोली चलती है, स्मिथ की आर्मर फटती है और वो गिर जाता है। तभी एक हेलस्टॉर्म की तरह गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। चांद की स्क्वाड घबरा जाती है। सब पेड़ पौधों के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। ऊपर से ग्रेनेड्स भी फेंके जा रहे हैं। चांद स्मिथ को खींचकर एक पेड़ के पीछे ले जाता है। उसे पता चलता है कि दुश्मनों के पास ग्रेनेड लॉन्चर भी हैं। ये कोई छोटी मोटी टीम नहीं है, प्रोफेशनल स्नाइपर्स पहले से घात लगाए बैठे थे। चांद दारू से पूछता है, तू ठीक है? और थैंकफुली दारू को कोई गोली नहीं लगी होती। अब दुश्मनों की बैकअप टीम भी आ जाती है और हमला तेज हो जाता है। चांद का एम कमाल का होता है। कई दुश्मन उसकी गोलियों से ढेर हो जाते हैं। एक गोली से एनिमी की गाड़ी में आग लग जाती है। अब चांद स्मिथ की तरफ मुड़ता है, पूछता है, मॉर्फिन चाहिए? स्मिथ कहता है, नहीं, कोई जरूरत नहीं। लेकिन चांद को पता होता है स्मिथ के ऑर्गन्स अंदर से डैमेज हो चुके हैं। दारू पूछता है, अब क्या करेंगे कैप्टन? चांद बोलता है, रिट्रीट करना होगा, वरना स्मिथ नहीं बचेगा। लेकिन स्मिथ मना कर देता है, कैप्टन, तुम जाओ, ये मिशन पूरा करो। चांद चिल्लाता है, तू जानता है ना मैं कौन हूं? स्मिथ धीरे से कहता है, तुम गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड हो। तभी एक ग्रेनेड पास में फटता है। चांद और दारू संभलते हैं। चांद फिर दारू से कहता है, थोड़ा और होल्ड कर, मैं सब खत्म करके आता हूं। चांद बाहर निकलता है, कुछ दुश्मनों को मार देता है, लेकिन तभी एक गोली उसकी पीठ में लगती है। वो जमीन पर गिरता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो सोचता है, मुझे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन ये दर्द क्यों हो रहा है? वो चीख उठता है, प्यास लगी है, किसी की आवाज आती है, अगर सुन सकते हो तो जवाब दो। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं। एक डॉक्टर उसके सामने खड़ा होता है। तुम्हें कैसा लग रहा है? डॉक्टर पूछता है। वो कुछ नहीं बोलता। फिर डॉक्टर नर्स किम को बोलता है कि उसके वाइटल साइंस चेक करे। चांद समझने की कोशिश करता है कि ये कौन सी जगह है, कौन सी लैंग्वेज में बात हो रही है। डॉक्टर चौंकते हुए चिल्लाता है, पेशेंट केसी चांद होश में आ चुका है। स्पेशल फोर्सेस कैप्टन चांद को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन एक बात साफ है, डॉक्टर एशियन है। चांद सोचता है, एशियन? मैं तो फ्रेंच स्क्वाड में था, ये कहां आ गया? वो पूछता है, मैं कहां हूं? डॉक्टर जवाब देता है, गंगनम साबियो हॉस्पिटल।
नर्स को बोलते हैं पेशेंट के घर वालों को बुलाओ। चांद समझ ही नहीं पा रहा, वो अफ्रीका में था और अब कोरिया में कैसे। डॉक्टर कहता है तुम 3 दिन से बेहोश थे। चांद ये सुनते ही बेड से कूद पड़ता है। वो दौड़ता है, मिरर में खुद को देखता है और शॉक में रह जाता है। ये कौन है? मैं ये नहीं हूं। इसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर एक गाड़ी में बैठा हुआ होता है और वो अपने बारे में बताता है, मेरा नाम कांग चान है और मैं 29 का हूं। मैं एक अफ्रीकन सोल्जर हूं जिसकी बैटलफील्ड पर फाइट करते हुए मौत हो गई, लेकिन पता नहीं मैं यहां कैसे आ गया। मरने के बाद मैं एक छोटे बच्चे की बॉडी में आ गया जो कि काफी कमजोर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने टॉर्चर किया हो, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं एक बात बताना भूल गया, इस लाइफ में मेरे एक मॉम डैड भी हैं जो कि काफी अच्छे हैं। पर क्या हुआ ऐसा जिससे मेरे बॉडी की कंडीशन ऐसी थी, मुझे अब तक नहीं पता। तभी उसकी मॉम उससे बात करने की कोशिश करती है, पर हमारे एमसी को नहीं पता वो क्या बोले। तभी वे लोग घर पहुंच जाते हैं जहां उसका डैड अपने बेटे से बोलता है, वो रहा तुम्हारा रूम, तुम जाकर आराम करो, वैसे भी तुम अभी डिस्चार्ज हुए हो। लड़का कमरे में घुसता है और सबसे पहले उसे यही लगता है, भाई ये रूम तो किसी कमांडर के से भी बेहतर है। अंदर सब लग्जरी है, साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड। यानी बॉडी का असली ओनर किसी अमीर घर से था, नो डाउट। उसकी नजर जल्दी ही कंप्यूटर पर पड़ती है, पर हाय, पासवर्ड मांगा जा रहा है। चलो फोन देख लेते हैं, वो सोचता है। लेकिन फोन भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इतनी क्या प्राइवेट चीजें हैं जो हर चीज लॉक करके रखी है। फिर याद आता है फोन में फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन भी होता है। वो ट्राई करता है और हाँ, अनलॉक हो जाता है। अब वो तुरंत सर्च करता है 2016 अफ्रीका बैटल, शायद उस मिशन के बारे में कुछ मिल जाए जिससे उसकी मौत और रीइंकार्नेशन का क्लू मिले। लेकिन सर्च रिजल्ट नथिंग, ब्लैंक। वो फ्रेंच में भी ढूंढता है, फिर भी कुछ नहीं मिलता। तभी एक मैसेज आता है, लीहो जान नाम का लड़का पूछता है, डिस्चार्ज हो गया क्या। चान अज्यूम करता है कि बॉडी का कोई दोस्त होगा और कैजुअली जवाब दे देता है, हाँ घर आ गया। पर अगला मैसेज ऐसा आता है कि चान भी घबरा जाता है, क्या तुझे जिंदा रहना है भी या नहीं। और फिर एक के बाद एक अब्यूजिव मैसेजेस आने लगते हैं। चान सोचता है ये बंदा तो दोस्त नहीं लग रहा और इग्नोर करता है। लेकिन हो जान टेक्स्ट पे ही नहीं रुका, कॉल भी कर देता है। चान फोन उठाता है और हंस देता है। उधर बुली इरिटेटेड हो जाता है, हॉस्पिटल से निकल के बड़ा हीरो बन गया क्या। चान हंसते हुए कॉल काट देता है और फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर उस बंदे को ब्लॉक कर देता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं हो जान गुस्से में मोबाइल फेंक देता है। उसके दोस्त पूछते हैं, फोन तो अभी 2 महीने पहले लिया था, क्यों तोड़ दिया। हो जान बोलता है, कांग चान दोबारा स्कूल आएगा और अब की बार फोन भी वो ही दिलाएगा। रात हो चुकी है और चान लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठा है। सारा दिन मिलिट्री न्यूज, आर्टिकल, आर्काइव सब पढ़ चुका है, लेकिन अफ्रीका की उस बैटल का कोई मेंशन नहीं मिलता। वो सोचता है क्या वो कॉन्फ्लिक्ट इतना सीक्रेट था। स्ट्रेस में वो सोचता है एक सिगरेट मिल जाती तो अच्छा होता, लेकिन रूम में खोजने पर भी कुछ नहीं मिलता। वो गुस्से में कहता है, साला नर्ड, कहीं तो छुपा के रखी होगी। तभी एक डायरी मिलती है बॉडी के असली ओनर की। उसमें साफ लिखा था, स्कूल में बुली किया जाता है, पैसे छीनते हैं, गालियां देते हैं और ये सब सालों से चल रहा है। चान पढ़ते पढ़ते समझ जाता है हो जान वही बुली है। डायरी में एक लाइन होती है, कभी तो उन सबको खत्म कर पाऊं। चान हंस के कहता है, भाई क्राइम करने की सोचता है और डायरी में कन्फेशन भी लिख देता है। अगली सुबह चान अपने नए पिता कांग के साथ स्कूल जाता है। कांग पूछते हैं, ठीक रहोगे ना बेटा। चान जवाब देता है, डोंट वरी, सब हैंडल हो जाएगा। गेट के पास पहुंचते ही कोई आवाज देता है, ओए कांग चान। पूरा स्कूल घूमकर देखता है। हो जान सामने खड़ा है, सार्केज्म में पूछता है, हॉस्पिटल में स्टील बॉल्स लगवा के आया क्या, अब बड़ा हीरो बन गया। चान उसे देखकर हंसता है और धीरे से बोलता है, फाइनली मिल गया मेरा नया असिस्टेंट। हो जान चिढ़ जाता है, तू ही वजह है कि लंच और सिगरेट्स के पैसे खुद देने पड़ रहे हैं। चान खुश हो जाता है, वैसे सिगरेट है तेरे पास, दे एक। हो जान गुस्से में कहता है, मिड डे ब्रेक का वेट कर रहा था, लेकिन तू खुद मांग रहा है, चल फिर। वो दोनों स्कूल के स्पोर्ट्स कोर्ट में जाते हैं। हो जान पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन चान तो एक्स मर्सनरी है, आराम से डॉस करता है और फिर एक जोरदार पंच। हो जान जमीन पर गिर जाता है। चांद सोचता है, मार डालूं क्या, पर फिर खुद को रोक लेता है। स्कूल में कुछ किया तो लीगल मेस में फंस जाऊंगा। तो प्लान चेंज। वो हो जान की जेब चेक करता है सिगरेट्स के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वो निकलते वक्त मन ही मन बॉडी के असली मालिक से पूछता है, अब तो खुश है ना, अब तो रेस्ट कर सकता है तू। लेकिन ट्विस्ट आता है, हो जान बेहोश होने का नाटक कर रहा था, पीछे से अटैक करने आता है। चांद फिर से डॉस करता है और एक और पंच जड़ देता है। फाइट चलती है, लेकिन अब चांद रियलाइज करता है कि ये नया बॉडी उतना ट्रेन नहीं है, तो बस वो लगातार पंचेज मारता है जब तक हो जान जमीन पर गिरकर सच में बेहोश नहीं हो जाता। उसका चेहरा, नाक, सब जगह से खून बह रहा होता है। चांद रुकता है और सोचता है, अब क्लास कौन बताएगा, कहाँ है।
तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, कांग चान। चान मुड़ता है और उसकी नजर जाती है उस लड़की पर, एकदम स्नो वाइट जैसी, फ्लॉलेस, एलिगेंट, सॉफ्ट स्माइल। उसके यूनिफॉर्म पर लिखा है किम मिंग। चान सोचता है, क्या रिलेशनशिप है इसका ओनर के साथ? किम पोलाइटली बोलती है, सॉरी हॉस्पिटल नहीं आ पाई, कोचिंग में बिजी थी। चान मुस्कुरा के कहता है, कोई बात नहीं। वो पूछती है, क्लास के सब लोग तुम्हारे लिए वरिड थे? चान सरप्राइज में पूछता है, हम सेम क्लास में हैं? किम हंसती है, अरे हम तो टेबल मेट्स हैं। फिर जब वो उसका माथा चेक करने की कोशिश करती है, चांद धीरे से हाथ हटा देता है। वो बस बोलता है, कैन यू शो मी द वे, और दोनों क्लासरूम की ओर बढ़ जाते हैं। क्लासरूम में चांद कंफर्टेबली अपनी सीट पर बैठता है और तभी हो जान ड्रामेटिक एंट्री करता है, पूरा बदन चोटों से भरा हुआ, ऐसे जैसे किसी गैंग वॉर में गया हो। बाकी स्टूडेंट्स सोचते हैं, लगता है किसी और स्कूल के गैंग से लड़ाई हुई होगी। और वहीं चांद सोचता है, अब इसके साथ सेम रूम में रहना पड़ेगा। डैम। हो जान चांद के सामने वाली टेबल पर बैठा है, आंखों से घूरते हुए जैसे कोई रिवेंज प्लान कर रहा हो। चांद उसकी आंखों से बच रहा है, लेकिन तभी हो जान अपने दोस्तों को टेक्स्ट करता है, ये तो पागल हो गया है, पहली पीरियड में ही मिलते हैं, इसका काम तमाम करना है। थोड़ी देर बाद टीचर पूरी क्लास को बाहर ले जाता है। सब स्टूडेंट्स अपने यूनिफॉर्म बदलते हैं, कंफर्टेबल आउटफिट्स में आ जाते हैं, बस चांद को छोड़कर। उसे अब भी हॉस्पिटल से लौटे कुछ ही घंटे हुए हैं। टीचर उसे देखता है और टोक देता है, लेकिन तभी किम बीच में बोलती है, सर ये आज ही हॉस्पिटल से आया है। टीचर नरम पड़ जाता है और माफी मांगता है, जो भी खेल खेलना चाहो कर सकते हो, पर थोड़ा संभल कर, अभी अभी तो डिस्चार्ज हुए हो। चांद एक साइड की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई दौड़ रहा है और ये अकेला सोच में डूबा है, अब क्या करूं, इस नए बॉडी में रहना है तो कैसे जीना है। तभी कोई पीछे से आता है, हो जान। चांद सीधे बोलता है, अब क्या चाहिए तुझे? हो जान गुस्से में कहता है, तू ऐसे नहीं बचेगा, चल मेरे साथ। चांद उसके पीछे पीछे जाता है, मन ही मन सोचता है, गलती की थी इसे छोड़कर, अब ठीक करना पड़ेगा। हो जान उसे एक खाली जगह पर ले जाता है, वहां उसके बाकी 5 दोस्त पहले से मौजूद होते हैं। टोटल 6 बुलीज। सबको लगता है कि आज चांद को धुन देंगे। चांद चारों तरफ से घिरा हुआ है। वो बड़े आराम से कहता है, अगर मारना ही है तो जल्दी करो, मुझे आलस आ रहा है, खत्म करो जल्दी। ब्राउन हेयर वाला बुली आगे आता है, तू अकेला क्या कर लेगा? वो पंच मारने के लिए आता है, लेकिन चांद तो बिना टाइम वेस्ट किए उसका नोज तोड़ देता है। एक जोरदार पंच और वो पीछे जा गिरता है, नाक से खून बहता है। बाकी सब हक्के बक्के हैं। चांद उन्हें सरकास्टिकली सलाह देता है, सब साथ आ जाओ, कोई सिर पे एम करो, कोई पेट पे, कोई पैर पे, वरना फिर पछताओगे। बुलीज गुस्से में आ जाते हैं, बहुत अकड़ है इस बंदे में, और फिर सब एक साथ हमला करते हैं। लेकिन चांद चाहे अकेला हो, मर्सनरी ट्रेनिंग अब भी उसके अंदर जिंदा है। वो सबको एक एक करके गिरा देता है। सब जमीन पे तड़प रहे हैं। वो पहला बंदा जो गिरा था अब फिर से उठता है, चांद के बाल पकड़कर पंच मारने की कोशिश करता है। चांद उसका हाथ पकड़ता है, उसे कंधे पर लादकर सीधा जमीन पर पटक देता है। वो गुस्से में बड़बड़ाता है, इस बॉडी में इतनी ताकत नहीं है, पुराने वाले में तो एक ही पंच काफी था। तभी हो जान उठकर खड़ा होता है, डर के मारे कांप रहा है। उसका एक साथी अब चाकू निकालता है चांद को डराने के लिए। चांद उसकी आंखों में देखता है, पगला गया है क्या? वो लड़का चाकू से वार करता है, लेकिन चांद एक ही मूव में उसे पकड़ता है, उसका हाथ मरोड़कर तोड़ देता है। अब चांद धीरे धीरे चलता है और हो जान की तरफ बढ़ता है। उसके पास पड़ा हुआ चाकू उठा लेता है और बोलता है, तू ही इसकी जड़ है, अगर तुझे पहले ही खत्म कर देता तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। अब चांद पूछता है, क्या इस चाकू से तेरी हड्डियां तोड़ूं या हाथों से? हो जान की सांसें रुकने लगती हैं। वो घबरा जाता है और माफी मांगने लगता है, सॉरी प्लीज कुछ मत कर। तभी पीछे से कुछ कदमों की आवाज आती है, टीचर आ जाता है। चांद चौंक जाता है, ये कब आया, मुझे पता भी नहीं चला। टीचर कामली कहता है, सेल्फ डिफेंस की लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। चांद गुस्से में उसे घूरता है। टीचर डांटता है, ऐसे देखा तो फिर एक्सपेल कर दूंगा। चांद जवाब देता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कॉलेज जाना भी नहीं है। टीचर पूछता है, तो क्या करेगा जिंदगी में? लेकिन उसके जवाब का इंतजार किए बिना टीचर मुड़कर चला जाता है और कहता है, जा घर जा अभी और एविडेंस लेकर आना कि तुझे बुली किया गया था। चांद के मन में आता है, ये आदमी आम टीचर नहीं लगता, इसे अकेले नहीं झेला जा सकता, और वो क्वाइटली वहां से निकल जाता है। टीचर पूछता है, लड़ना कहां से सीखा? चांद कैजुअली बोलता है, नेट पे वीडियो देखे थे। टीचर हंसता है, झूठ बोल रहा है, बाद में बात करेंगे। चांद कुछ नहीं कहता, बस पीठ घुमाकर निकल जाता है। बाद में चांद स्कूल से बाहर निकलता है, थोड़ा स्टाइल बदलने का मन करता है और एक सैलून में चला जाता है। अपना पुराना मर्सनरी हेयर कट फिर से बनवाता है। फिर एक रेस्टोरेंट में जाकर कोरियन डिश टोंकात्सु ऑर्डर करता है, वही जो उसने पेरिस मिशन से पहले खाया था। वेट्रेस खाना लाकर देती है। चांद एक बाइट लेता है, पर वो टेस्ट वैसा नहीं लगता जैसे पहले हुआ करता था। तभी फोन बजता है।
माँ कॉल करती है, घबराई हुई आवाज में पूछती है, बेटा आज क्या हुआ? चान काम होकर कहता है, सब ठीक है, घर आके बताता हूँ। सूक उसकी माँ सॉरी कहती है इतने सवाल पूछने के लिए और कहती है, मैं लेने आ जाऊं? चान गुस्से में बोल देता है, मैं बता दूंगा सब कुछ, बस घर पहुंचने दो, और कॉल काट देता है। फिर चान मन ही मन बॉडी के असली ओनर से माफी मांगता है, सॉरी यार, तेरी माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर सोचता है, कम से कम तेरा जैसा बन के रूफटॉप से कूदा तो नहीं। उधर घर पर कांग पापा गुस्से में भरे बैठे हैं, तूने अपनी माँ से ऐसे बात की, ये क्या तरीका है? सूक डिफेंड करती है, शायद कोई रीजन हो। कांग गुस्से में जवाब देता है, इंसिडेंट के बाद ये लड़का बदल गया है। तभी दरवाजा खुलता है, चान घर में एंट्री करता है, कुछ नहीं बोलता, सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कांग खड़ा होता है उसे रोकने के लिए, पर तभी चान 2 नोटबुक्स लेकर वापस आता है। वो डायरी होती है बॉडी के असली ओनर की। चान माँ बाप से कहता है, इसे पढ़ो। सूक और कांग पढ़ते हैं और शॉक में आ जाते हैं। डायरी में वो सब लिखा होता है, बुलिंग, पैसे लूटना, ह्यूमिलिएशन, ईयर्स ऑफ ट्रॉमा। आंखों में आंसू लिए दोनों नोटबुक वापस रखते हैं। कांग कांपते हुए पूछते हैं, ये सब सच है? चान सिर हिलाता है, हाँ यही वजह थी जिसकी वजह से उसने रूफटॉप से कूदने का फैसला किया। कांग चीखता है, क्यों नहीं बताया उसने? हम क्या उसके पेरेंट्स नहीं थे? चान सॉफ्टली जवाब देता है, शेम लगता था और आपको परेशान भी नहीं करना चाहता था। कांग पूछता है, तो क्या तूने ये लड़ाई के बाद ये सब पढ़ा? चान कहता है, हाँ। सूक थैंकफुल होती है कि उसका बेटा जिंदा है, हालांकि उसके हाथों पर हल्की ब्रूसेस जरूर हैं। कमरे में एक चुप्पी छा जाती है। कांग अब फैसला लेता है, अब ये मामला मैं संभालूंगा, लेकिन बेटा अगली बार कुछ भी हो मुझे बताना। सूक भी सहमति में सिर हिलाती है। पति से माफी मांगती है क्योंकि उसे ये समझ ही नहीं आया कि उसका बेटा स्कूल में इतना कुछ झेल रहा था। माँ बाप के रोने का वो सीन हमारे प्रोटैगनिस्ट को उसकी पिछली जिंदगी की याद दिला देता है। असली माँ तो ठीक थी, लेकिन उसका बाप पूरा शराबी था जो हर रोज उसे पीटता था। इस बार इस नए जीवन में वो सोचता है कि अब चीजें अलग होंगी। वो अपने नए माँ बाप को प्रॉमिस करता है कि अब से जो भी होगा सब उन्हें बताएगा। उसी वक्त कांग को वर्क से एक कॉल आता है। वो बोलता है कि पैसे ट्रांसफर कर देगा और फोन रख देता है। सुक पूछती है क्या हुआ। कैंग बताता है कि फ्रेंच कॉरेस्पॉन्डेंट कस्टम्स में फंस गया है, एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है और लोकल लोग सोल्यूशन के नाम पर $1 लाख मांग रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट उस रकम को सुनकर चौंक जाता है, करीब 140 मिलियन वोन। कैंग पैसे भेजने की सोच रहा होता है ताकि प्रॉब्लम न बढ़े, लेकिन छन अपने पापा से बोलता है, इस बार मुझे देखने दो। कैंग मान जाता है और उसे फोन दे देता है। दूसरी तरफ से फ्रेंच कॉरेस्पॉन्डेंट कहता है कि लोकल नेगोशिएटर्स ने सिर्फ 30 मिनट का टाइम दिया है, वरना सब फेंक दिया जाएगा। छन बोलता है, मैनेजर से बात करवाओ। कॉरेस्पॉन्डेंट पूछता है, कैंग कहाँ है? छन जवाब देता है, मैं उनका बेटा हूं, मैनेजर से कनेक्ट करो। कॉरेस्पॉन्डेंट होल्ड पर डालता है। पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं कि ये लड़का क्या करने वाला है। तभी मैनेजर फोन पर आता है और छन फ्रेंच में बात करने लगता है। घरवाले शॉक में आ जाते हैं कि ये लड़का फ्रेंच भी जानता है। थोड़ी देर बाद वो अपने पापा से कहता है कि सब सुलझ गया है, डॉक्यूमेंट मिल गया है और अब कोई टैक्स वगैरह का झंझट नहीं होगा। किंग को पहले से शक था कि ये लोग पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि बिना कुछ दिए ही चीजें निकल जाएंगी। प्रोटैगनिस्ट बोलता है, अब से कोई चार्ज नहीं करेगा। मैंने कह दिया है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो उनकी पूरी दुकान बंद करवा दूंगा। कांग थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन छन हंस के कहता है कि मजाक था। सुक पूछती है कि उसने फ्रेंच कहां से सीखा। छन झूठ बोलता है, इंटरनेट से, और सुक उस पर यकीन भी कर लेती है। इसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है। बेड पर लेटा हुआ सोचता है कि अब फ्रांस जाने की प्लानिंग टालनी पड़ेगी। पहले तो लगा था कि बॉडी रिकवर होने तक रुकना पड़ेगा, लेकिन अब लगता है कि माँ बाप के लिए रुकना चाहिए। पर फिर खुद से कहता है, यार फालतू की बातें मत सोच, बॉडी जैसे ही ठीक हो निकल जाऊंगा। अगले दिन स्कूल में बैठा बैठा ऊब चुका है, सिर टेबल पर रख के झपकी लेने की कोशिश करता है। होजन फिर से आ जाता है और कहता है, चल बाहर चल, आज तो तुझे फाड़ दूंगा। प्रोटैगनिस्ट बोलता है, तू हर बार पिटने से थकता नहीं है क्या? होजन धमकी देता है कि अगर किमोंग की फिक्र है तो बाहर चल। छन सोच में पड़ जाता है, किम कौन? होजन चिल्लाता है कि वो लड़की स्कूल की छत पर है क्योंकि सुना कि छन भी आएगा, और अब ये लड़का ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे पहचानता ही नहीं। छन को याद आता है किम तो उसकी टेबल मेट है। फिर तो वो इतनी तेजी से उठता है कि कुर्सी पीछे गिर जाती है। बिना कुछ सोचे वो सीधे स्कूल टेरेस पर दौड़ता है। कुछ स्टूडेंट्स पहले से वहां हैं। छन को लगता है कि वहां कल वाले गुंडे मिलेंगे, लेकिन वहां तो लड़कियां भी हैं। एक ब्लॉन्ड लड़की उसे देखकर कुछ उल्टा सीधा ऑफर करती है। छन उसे सीधा चेता देता है, यहां से निकल लो। लड़की चिल्लाती है, तू होता कौन है? छन उसके मुंह पर एक झापड़ मारता है और कहता है, अब उतर जा। लड़की डर के बाकी गुंडों की तरफ देखती है। होजन बोलता है, मैं सुलझा लूंगा, तू नीचे जा। लड़की चिल्लाती है, इसको खत्म कर दो। उधर 3rd ईयर क्लास में किम आती है और दोस्त से मिलती है, जो पूछती है, कहां थी तू? किम बोलती है, बस छूट गई थी।
फिर पूछती है, कोई मुझे ढूंढ रहा था क्या? दोस्त ऊपर देखती है। किम भी ऊपर देखती है और उसी पल प्रोटैगनिस्ट को समझ आता है, मैं बेवकूफ बन गया। होजन हंसते हुए बोलता है, क्या लगा, तू स्नो वाइट को बचाने आ गया? chen हंस के कहता है, हाँ सच में स्नो वाइट जैसी लगती है। फिर वो वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी 4 लड़के उसके रास्ते में आ जाते हैं, हाथ में नुकीली कील वाला डंडा। होजन बोलता है, क्या फिर से कूदने की सोच रहा है? ये लाइन सुनते ही chen के चेहरे पर गुस्सा दौड़ जाता है। उसे वो दिन याद आ जाता है जब वो गिरा था। होजन कहता है, तू खुद कूदा था, कोई जबरदस्ती नहीं की थी। chen का दिमाग गुस्से से जल रहा है। एक गुंडा उसके बाल खींचता है इंटिमिडेशन के लिए, लेकिन chen उसका हाथ तोड़ देता है और घुटना उसके मुंह पर दे मारता है। बाकी गुंडे एक साथ हमला करते हैं, लेकिन chen सबको चित कर देता है। एक लड़का पीछे से छुरा निकालता है, chen समय रहते नोटिस कर लेता है और उसकी उंगली तोड़ देता है। हड्डी टूटने की आवाज हर किसी ने सुनी। अब बस होजन बचा है, डर से कांप रहा है। chen उसे देखकर कहता है, पिछली बार कुछ सीखा नहीं क्या? अब खत्म करता हूं। होजन डर के मारे चिल्लाता है, टीचर। chen घूम के देखता है, वही टीचर खड़ा है जिसने पहली फाइट रोकवाई थी। उसे समझ नहीं आता कि ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन उसे महसूस होता है ये कोई आम टीचर नहीं है। टीचर होजन से कहता है, इन सबको नीचे ले जा, मैं बाद में तुझे देख लूंगा। गुंडे धीरे धीरे निकल जाते हैं। टीचर सिगरेट जलाते हुए कहता है, तू एक दिन भी नहीं रुका दोबारा शुरू करने में। chen पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला हम यहाँ होंगे? टीचर जवाब देता है, किम मेरे पास आई थी मदद मांगने। फिर वो एक लाइन बोलता है जो सिर्फ chen के पुराने स्क्वाड का एक मेंबर बोलता था। chen तुरंत पहचान जाता है, ये दारू है। वो उस स्पेशल शब्द का जवाब एक और लैंग्वेज में देता है और टीचर भी उसी लैंग्वेज में जवाब देता है। तुरंत दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों पंच मारते हैं, लेकिन कोई किसी को लगाता नहीं। थोड़ी देर बाद टीचर पूछता है, तू है कौन? chen भी उल्टा पूछता है, तू है कौन? दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक साथ चिल्लाते हैं, गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड। थोड़ी देर बाद दोनों शांत हो जाते हैं। chen पूछता है, तेरी कोरियन इतनी अच्छी कैसे हो गई? दारू बोलता है, पता नहीं, मुझे तो याद है जब तू मरा मैं भी मारा गया था, फिर एक औरत की गोद में उठा और कोरियन भाषा जैसे पहले से आती थी। chen बोलता है, समझ गया, और एक सिगरेट मांगता है। दारू बोलता है, स्कूल में सिगरेट नहीं। chen गुस्से में बोलता है, तू मेरा सोल्जर था, हुक्म मान। दारू चिल्लाता है, अब तू बच्चा है, ओल्ड दिमाग सही, लेकिन बॉडी तो स्कूली बच्चे की है। chen चुप हो जाता है क्योंकि वो गलत नहीं है। अब वो पीछे देखता है, कितना कुछ बदल चुका है। दारू अब प्रोफेसर संगो की बॉडी में है। दोनों की रीइंकार्नेशन एक साथ हुई है। chen पूछता है, तेरा उठना किसी और की गोद में, मेरा अस्पताल में, अनफेयर है ना? दारू हंसते हुए बोलता है, काफी बेटर था मेरा उठना। chen फिर से फाइट शुरू करने को होता है, लेकिन दारू उसे रोक देता है, भूल मत, अब मैं टीचर हूं और तू स्कूल का स्टूडेंट। अब जबकि वो सिर्फ एक स्टूडेंट है तो उसे अपनी आवाज धीमी रखनी होगी ताकि कोई ये न समझे कि ये दोनों एक दूसरे को पिछली जिंदगी से जानते हैं। इसके साथ ही दारू पूछता है कि वो इतना ट्रबल क्यों कर रहा है, अब तो शांति से रहना चाहिए। chen जवाब देता है कि वो बस अपनी सेल्फ डिफेंस कर रहा है और उसका कोई इरादा नहीं है यहाँ ज्यादा दिन रुकने का, उसका असली गोल है वापस फ्रांस जाना। दारू शौक में चिल्लाता है, तू फिर से उस नर्क में जाएगा? chen बोलता है, ऑफ कोर्स, वहां कोई गद्दार था, मुझे ढूंढना है कि स्क्वाड के अंदर किसने धोखा दिया ताकि सबको शांति मिल सके। दारू भी साथ चलने की बात करता है। वो कहता है, छुट्टियों में चलते हैं। chen उसे मजाक समझता है, लेकिन दारू सीरियस है। chen बस उससे कहता है कि इन स्कूल वाले लौंडों को वो संभाले ताकि उसे थोड़ी शांति मिल सके। दारू कहता है कि वो पहले से तैयारी कर रहा है। chen पूछता है, जब तूने छत पर मेरी लड़ाई देखी तब कुछ अजीब नहीं लगा? दारू गुस्से में कहता है, क्या तुझे लगता है स्कूल में स्टूडेंट्स के पास नाइफ और नेल वेल स्टिक्स होना नॉर्मल है? chen रियलाइज करता है कि हाँ, ये तो इलीगल है। दारू बताता है कि ये सब एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है और वो सबूत स्कूल अथॉरिटीज को देने वाला है ताकि वो दोनों छुट्टियों में फ्रांस निकल सकें। chen हंसते हुए कहता है, ठीक है, इन्फर्मरी को बता देना मैं क्या हीरो हूँ। फिर वो ट्रिप की बात बाद में करने का कहकर दारू से गुड बाय बोलता है। कुछ देर बाद chen इन्फर्मरी में पीसफुली सो रहा होता है, लेकिन अचानक उसे किसी बुरा वाइब का एहसास होता है और वो चौंक के उठता है। सामने होजन होता है जो डर जाता है chen की रिएक्शन देखकर। वो माफी मांगता है उसे उठाने के लिए और खाना लेकर आया होता है। होजन उसे बताता है कि जूनियर स्टूडेंट्स आफ्टर स्कूल उससे मिलने आएंगे और साथ ही ये भी कहता है कि अब chen ही स्कूल का नया हेड है। chen बस कहता है, निकल यहाँ से। कुछ घंटों बाद chen इन्फर्मरी से निकलता है, हॉलवे में चलता है और सब स्टूडेंट्स उसे देखकर रास्ता छोड़ते हैं जैसे उससे डरते हों। तभी उसकी मुलाकात किम से होती है जो मुस्कुरा के उसका सामान लौटाती है। वो पूछती है, तू कैसा फील कर रहा है? chen उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है, ज्यादा सवाल ना पूछे। तभी पीछे से टेरेस वाली अनोइंग लड़की आवाज देती है और कहती है कि कोई उससे बात करना चाहता है। chen किम का हाथ पकड़कर कहता है, चलो यहाँ से। लड़की चिढ़ जाती है।
बाहर निकलते हुए किम कहती है, लगता है अनिल की नजर तुझ पर है। छन पूछता है, कौन यूनेल? किम बताती है, वही ब्लॉन्ड लड़की जो टेरेस पर तुझसे बात करने आई थी। फिर वो उसे वार्निंग देती है कि यूनेल के बहुत रूमर्स हैं। छन सोचता है, अगर ये वेस्टर्न गर्ल से मिलती तो शॉक में चली जाती। तभी स्कूल गेट पर कुछ ब्लैक ड्रेस वाले लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उसका फोटो फोन में देख के कंफर्म करते हैं। छन समझ जाता है कि यही है वो क्रिमिनल गैंग जिसके बारे में दारू ने बात की थी। किम डरते हुए कहती है, प्लीज मत जा। छन मुस्कुराता है, सब ठीक है, और फिर उन लोगों की तरफ बढ़ता है। गैंग का लीडर कहता है, बहुत बदतमीज है तू। छन सोचता है, एक साथ 4 से लड़ना टफ होगा, लेकिन उसे किम की सेफ्टी की चिंता ज्यादा है। गैंग उसे कार में बैठने को कहती है, पर छन हेजिटेशन दिखाता है। किम मन ही मन कहती है, प्लीज मत जाना। छन अभी भी खड़ा रहता है, कोई मूव नहीं करता। तब एक आदमी उसके सर पर हाथ रखता है और छन कहता है, हाथ मत लगाना। और अगले ही मोमेंट चान उस आदमी को पकड़ के उसकी नाक पर जोर से मारता है और फिर उसे कंधे से नीचे फेंक देता है। उसके चिल्लाने की आवाज स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती है। वो सब अपने फोन्स निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं। एक और गैंगस्टर चिल्लाता है और एक स्टूडेंट का फोन जमीन पर फेंकता है। एक और बदमाश छन पर चाकू निकाल लेता है, लेकिन उसका बॉस चिल्लाता है, इडियट, स्कूल के बाहर नाइफ मत निकालो, नॉर्मल फाइट से निपट लो। गैंग अब बिना हथियार के लड़ने को रेडी हो जाती है। पहला अटैकर आगे बढ़ता है, छन उसे जोरदार पंचेस मारता है। दूसरा पीछे से आता है, उसे स्टमक में मारता है। फिर दोनों एक बार फिर से उठते हैं, लेकिन छन उन्हें बार बार गिरा देता है। तभी गैंग लीडर चैन की पीठ पर जोर से किक करता है। छन शर्मिंदा फील करता है कि वो बच नहीं पाया। लीडर फिर से उसे कार में चलने को कहता है, छन मना कर देता है। गैंग लीडर उसे पंच मारता है, चैन ब्लॉक करता है, लेकिन दर्द होता है। फिर चैन एल्बो से उसका फेस तोड़ देता है। बाकी के लोग फिर से उस पे टूट पड़ते हैं। तभी एक आवाज आती है, पुलिस को कॉल किया है क्या? किम चिल्ला के पुलिस को बुलाने का ड्रामा करती है। बदमाश डर के भाग जाते हैं। छन कहता है, अगले बार तेरी हड्डी तोड़ूंगा। गैंग भाग जाती है। किम कहती है, मैंने पुलिस को असल में नहीं बुलाया था, मुझे पता था तू नहीं चाहता कॉप्स आए। छन सोचता है, ये लड़की स्मार्ट है या बेवकूफ। तभी उसे यूनेल गुस्से से घूरते हुए दिखती है। अनिल कहती है, अगर तू दूसरों पर डिपेंड करेगा तो तुझे फेंक दिया जाएगा। छन गुस्से में आता है, पर लड़ने का मन नहीं करता। वो किम के साथ वहां से चला जाता है। रास्ते में छन को पेट में दर्द होता है। किम 911 बुलाने की बात करती है, लेकिन वो कहता है, डोंट वरी। फिर कहता है, तुझे डीबाकी खाना पसंद है? किम मुस्कुराती है, हाँ। अगले दिन क्लास में टीचर एक बड़े फिलोसफर की बात कर रहा होता है। छन बोर होकर सो जाता है। किम उसे उठाती है। छन सोचता है, मैं बैटलफील्ड पर जाना पसंद करूंगा, ये क्लास से अच्छा है। तभी कुछ स्टूडेंट्स उसके पास आते हैं। एक कहता है, मैं फर्स्ट ईयर का हूँ, ये बाकी सेकेंड ईयर के हैं। वो रिस्पेक्ट में झुकता है और छन को एक एनवलप देता है, उसमें पैसे होते हैं। छन पूछता है, किसने भेजा? सबकी नजर हो जान की डेस्क पर जाती है, जो ऑलरेडी भाग चुका होता है। छन कहता है, पैसे नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से। थोड़ी देर बाद एक और स्टूडेंट आता है। छन चिढ़ जाता है। वो कहता है, टीचर ने बुलाया है ओरिएंटेशन रूम में। छन वहां जाता है। दारू उसका इंतजार कर रहा होता है। वो जान चुका होता है कि कल क्या हुआ था। दारू कहता है, अब तुझे ट्रबल से दूर रहना है, तू बच्चा नहीं है। छन कहता है, पहले तू ही सबसे ज्यादा ट्रबल करता था। दारू चिल्लाता है, ये बैटलफील्ड नहीं है, यहाँ हर कोना कैमरे से भरा है। छन को अब दारू की बातों से लगने लगता है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो उसे स्कूल से निकाला जा सकता है, लेकिन छन को इस बात की कोई परवाह नहीं। दारू एक गहरी सांस लेता है और छन से एक फेवर मांगता है। वो चाहता है कि छन 4 बच्चों का ध्यान रखे जिन्हें स्कूल में तंग किया जा रहा है। छन को लगता है कि अगर वो बीच में आएगा तो शायद बाद में हालात और भी बिगड़ जाएंगे, लेकिन दारू उसे ऑफर देता है, अगर छन ये जिम्मेदारी लेता है तो उसे एक क्लास स्किप करने की छूट मिल जाएगी। सुनते ही छन थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। दारू आगे कहता है कि वो उसे स्पेशल एथलीट के तौर पर रजिस्टर करवा देगा। इसका मतलब ये होगा कि छन को सिर्फ सुबह की क्लासेस अटेंड करनी होंगी, और अगर वो सो भी गया तो कोई टीचर उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। और वैसे भी उसे तो ट्रेनिंग करनी है, वरना अगर वो अफ्रीका वापस गया तो पहले ही हफ्ते में उड़ जाएगा। छन मान जाता है। बातचीत के बाद जब वो स्कूल के हॉलवे में चल रहा होता है तो यूनिल क्लासरूम के बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। वो कहती है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन छन उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है और क्लास में चला जाता है। यूनिल चिल्लाती है, क्या उसे उसके चेहरे पर पड़े ब्रूजेस नहीं दिखे? ये सब उसकी वजह से हुआ है। छन रुकता है और उसे ले जाकर अकेले में बात करता है। किम दूर से दोनों को जाते हुए देखती है। छन उसे स्कूल की टेरेस पर ले जाता है ताकि कोई सुन न सके। वहां यूनिल बताती है कि कुछ लोग उस पर प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो छन को उनके पास ले जाए, वरना होजन की जुबान काट दी जाएगी और उसे किसी ब्रॉदल में भेज दिया जाएगा। छन उसे कहता है, पुलिस से हेल्प ले लो या स्कूल से बस 5 मिनट दूर कहीं सेफ रहो, लेकिन यूनिल चिल्लाती है कि अगर वो रिपोर्ट करेगी तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। उसकी फैमिली भी डेंजर में है। वो रोते हुए कहती है कि अगर छन उनसे मिलने को मान जाए तो वो कुछ भी करने को तैयार है।
छन पास आता है और पूछता है क्या सच में वो कुछ भी करने को तैयार है। यूनिल हाँ में जवाब देती है। छन मन ही मन सोचता है कि उसे पहले ही अंदाजा था कि वो भी उन्हीं जैसे निकलेगी। फिर वो उसके आंसू पोंछता है और कहता है आज से बिना मेकअप स्कूल आना और यूनिफॉर्म सही से पहनना। यूनिल पूछती है बस इतना ही। छन पूछता है क्या उसने खुद ही नहीं कहा था कि वो कुछ भी करेगी। असल में लड़की को लगा था कि उसे कुछ इनअप्रोप्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन छन इतना कहकर उससे डिलिंक्वेंट को कॉल करने को कहता है। लड़की झिझकती है लेकिन कॉल करती है। गैंग का लीडर कॉल उठाता है। उसे हैरानी होती है कि यूनिल ने कॉल की। फिर छन खुद को इंट्रोड्यूस करता है। गैंग लीडर समझ जाता है कि यूनिल ने उसे मना लिया है। छन मीटिंग मंडे को रखने को कहता है। लीडर थोड़ा चिढ़ जाता है और पूछता है क्या वो मजाक कर रहा है। छन जवाब देता है या तो मंडे को मिलो या फिर कभी मत मिलो। गैंग लीडर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड की तरफ देखता है और मीटिंग मान लेता है, लेकिन चेतावनी देता है कि पीछे मत हटना। छन कहता है कि आगे से यूनिल को तंग मत करना। फिर कॉल कट होती है। यूनिल फोन वापस लेती है और एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसका धन्यवाद करती है। फिर वो उसका नंबर मांगती है। छन मन में सोचता है अगर स्मिथ अभी जिंदा होता तो शायद यूनिल उसकी सोलमेट होती। वो अलविदा कहता है और बोलता है कि मंडे को मिलेगा। उस दिन क्लास के बाद छन स्कूल से बाहर निकल रहा होता है, तभी कोई पीछे से चिल्लाता है। छन पलटकर पूछता है स्नो वाइट। किम पूछती है क्या वो उसके साथ चल सकता है। छन हाँ कर देता है। किम थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रही होती है और पूछती है क्या छन को यूनिल पसंद है। छन शॉक्ड हो जाता है। किम कहती है कि उसने दोनों को साथ जाते हुए देखा था और वो खुद इतना मेकअप नहीं लगाती, इसलिए शायद छन को यूनिल पसंद आ गया हो। छन जल्दी से जवाब देता है कि उसे यूनिल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस कल की लड़ाई के बारे में बात कर रहे थे। किम बहुत खुश हो जाती है और भगवान का शुक्रिया अदा करती है। छन पूछता है तू ये सब बकवास क्यों कर रही है। तभी उसे एहसास होता है कि शायद किम जेलस थी और पूछ बैठता है क्या तुझे मैं पसंद हूं। किम शॉक में जम जाती है, फिर शर्म से दूसरी तरफ मुड़ जाती है। छन थोड़ा सैड फील करता है क्योंकि उसका असली दिमाग अभी भी 29 का है, लेकिन शरीर तो 19 साल के लड़के का है। फिर दोनों पास के एक फील्ड में चले जाते हैं। तभी किम पूछती है क्या तुम मुझे किस करना चाहोगे। वो ट्राई भी करती है लेकिन छन दूर हट जाता है, कहता है कि हम स्टूडेंट्स हैं। किम कहती है उसकी क्लास की लड़कियां तो पहले ही किस कर चुकी हैं। छन सोचता है कि आजकल के बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं। वो कहता है ठीक है, अगर तुम नेक्स्ट टेस्ट में फर्स्ट आओगी तो मैं किस करूंगा। किम खुशी से चिल्ला पड़ती है क्योंकि वो हर बार फर्स्ट आती है। छन को अब एहसास होता है कि उसने खुद को ही फंसा लिया है। किम अचानक एक जायंट बन जाती है और बार बार दोहराने लगती है तुझे अब मुझे किस करना पड़ेगा। छन भागने लगता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और समझ में आता है कि यह सब बस एक सपना था। किम ने कभी कुछ कन्फेस नहीं किया। छन कहता है क्या बकवास सपना था। कुछ देर बाद वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनता है और बाहर आता है। उसकी माँ उसे देखती है और कहती है आज सैटरडे है, कोई क्लास नहीं है। छन कहता है वो एक्चुअली लास्ट ईयर में है, इसलिए उसे एक्स्ट्रा क्लासेस करनी पड़ रही हैं। माँ मान जाती है। बाहर जाकर छन दारू को कॉल करता है। कुछ देर बाद दोनों एक कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं। दारू मजाक में पूछता है क्या ब्लैकफील्ड का गॉड अब ट्यूशन ले रहा है। छन कहता है उसने कोई और एक्सक्यूज नहीं सोचा था। दारू बताता है कि वो दोनों एक माउंटेन लॉज में जा रहे हैं पीसफुली। थोड़ी देर में वो एक कॉटेज में पहुंचते हैं। दारू खाना बनाता है और खुद ड्रिंक भी करता है। छन पूछता है उसके लिए कोई अल्कोहल नहीं। दारू कहता है तू अभी स्टूडेंट है और यूनिफॉर्म में है, भूल मत। छन कहता है तू भी तो गाड़ी चला रहा है, तो क्यों पी रहा है। दारू कहता है मैंने शोफर बुला लिया है। छन बोलता है तू कोरिया में बहुत जल्दी एडजस्ट हो गया। फिर वो पूछता है क्या तुझे अपनी नई लाइफ पसंद आ रही है। दारू कहता है शुरुआत में वो पागल सा फील कर रहा था, जैसे किसी और की बॉडी में जीना पड़ रहा हो, लेकिन उसकी वाइफ और बेटी ने उसे संभाला। वो अफ्रीका वापस जाना चाहता था, लेकिन अब उसे लगता है कि वो इस शरीर में ज्यादा नहीं जी पाएगा। छन चुप हो जाता है। दारू कहता है पिछली लाइफ में वो बहुत लड़ चुका है, अब पीसफुल लाइफ चाहिए। छन कहता है ये देश तो बहुत पीसफुल है। दारू हंसते हुए कहता है 2 दिन पहले ही तो तू लड़ा था। दोनों हंस पड़ते हैं। छन बताता है कि मंडे को वो गैंगस्टर्स से मिलेगा। दारू पूछता है कहां। छन जवाब देने से मना करता है, लेकिन उम्मीद करता है कि दारू उसका पीछा करेगा। दारू कहता है मत लड़ना, तेरा अब वो पुराना शरीर नहीं है। छन कहता है तू इंटरफेयर मत करना। थोड़ी देर दोनों चुपचाप खाना खाते हैं। फिर दारू पूछता है तू अब तक कितनों को खत्म कर चुका है। छन इस सवाल से थोड़ा चौंकता है। दारू अंदाजा लगाता है 100 होंगे। छन कहता है इन सब बातों को भूल जा और इस नए पीसफुल वर्ल्ड में घुल मिल जा। छन उसे उसकी कंसर्न के लिए थैंक कहता है, लेकिन उसे पता है कि दारू उसे बहुत अच्छे से जानता है। छन अब भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटना चाहता है। रात होती है। छन घर लौटता है, सीधा अपने रूम में चला जाता है। वहां वो ट्रेनिंग शुरू करता है।
पिछली फाइट को याद करता है और उसी को इंटेंस लेवल पर दोहराने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं देता। वो गिर जाता है, पूरी तरह ब्रेथलेस। उसे डर लगने लगता है, क्या वो मंडे के लिए रेडी नहीं है? तभी सुख दरवाजे पर आती है, पूछती है सब ठीक है? छन जल्दी से उठता है, कपड़े पहनता है और लाइट ऑन करता है। माँ को अंदर आने को कहता है। सुख कहती है वो बस गुड नाइट कहने आई थी और ये बताने कि वो कल अपनी दोस्त से मिलने जा रही है और छन को भी साथ चलने को कह रही है। छन का मन नहीं है, बट वो कहता है कि चलो मैं चलता हूं। अगले दिन दोनों एक फ्रेंच रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। छन सोचता है उसे अभी ट्रेनिंग करनी चाहिए थी। सुख कहती है चलो अंदर चलते हैं। वो दोनों अंदर जाते हैं। सुख अपनी दोस्त को ढूंढती है, सानी को। फ्रेंच कस्टमर्स उस न्यू कमर को देखकर थोड़ा इंप्रेस्ड फील करते हैं। छन हर बात समझ रहा होता है। वो बंदा इधर उधर देख के थोड़ा अकड़ में बोलता है, फिर छन की तरफ देखता है और उसे फ्रेंच में ग्रीट करता है। छन भी कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फ्रेंच एक्सेंट एकदम गड़बड़ होता है। सामने वाला समझ जाता है कि छन को समझ नहीं आया और फिर खुद को बड़ा इंटेलिजेंट समझकर और बड़ाई करने लगता है। सुखी तुरंत सजेस्ट करती है कि सेन को अपने बेटे के लिए एक अच्छा फ्रेंच टीचर रखना चाहिए। छन की माँ बात बदलने की कोशिश करती है, लेकिन सियोन फिर पूछती है कि क्या छन इंग्लिश में अच्छा है। सुखी बोलती है हाँ, लेकिन सियोन फौरन डिसएग्री करती है। कहती है कि छन एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ता है और कहती है कि बिना किसी प्रेस्टीजियस स्कूल के तो कुछ ग्रोथ हो ही नहीं सकती। सियोन बड़ी तीखी बातें बोलती है, लेकिन जस्टिफाई भी करती है कि वो सिर्फ कंसर्न दिखा रही है। सुखी सब सुनती रहती है, थोड़ी चुपसी हो जाती है। इतने में सेन का बेटा फिर से अपनी टूटी फूटी फ्रेंच बोलता है, वेटर को बुलाता है और पानी मांगता है। सियोन अपने बेटे की तारीफों के पुल बांधती है, कहती है कि वो बहुत टैलेंटेड है। सुखी कहती है कि छन भी फ्रेंच बोलता है। सियोन एकदम एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या उसने किसी टॉप लेवल स्कूल में सीखा है। सुखी बताती है कि उसने तो इंटरनेट से सीखा। इतना सुनते ही सियोन और उसका बेटा हंसने लगते हैं। सुखी को बहुत बुरा लगता है। तभी छन बहुत कामली और परफेक्ट फ्रेंच में बोलता है कि हंसना बंद करें। पूरा रेस्टोरेंट उनकी टेबल की तरफ देखता है। वो लड़कियां जो पहले छन को देख रही थी थोड़ी शर्मिंदा होकर पूछती हैं, तुमने सब समझ लिया? छन हाँ में जवाब देता है, लेकिन साथ में बोलता है कि उसे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लड़कियां ब्लश कर जाती हैं। छन फिर कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो लड़का अपनी बड़ाई कर रहा था वो बेयरली फ्रेंच समझता है और बाकी दोनों औरतें तो एकदम जीरो हैं उस भाषा में। छन एकदम सही पकड़ता है। वो लड़का सोच रहा था कि वो लड़कियों से अच्छा बोल रहा है। सुखी प्राउड फील करती है, कहती है कि उसका बेटा जीनियस है, क्योंकि इंटरनेट से कोई फ्रेंच नहीं सीखता ऐसे। वहीं जो फ्रेंच वुमन पहले छन को फ्लर्ट कर रही थी वो भी इंप्रेस्ड हो जाती है। छन को सरप्राइज होता है कि उसे कोरियन समझ में आ रही है। वो लड़की कहती है मैं कॉन्वर्सेशन ज्वाइन कर सकती हूँ। छन कहता है ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। लड़कियां उठकर टेबल पर आ जाती हैं और सुखी पूछती है क्या चल रहा है। छन जवाब देता है ये लड़कियां कोरियन में बात करना चाहती हैं। पहली लड़की का नाम है मिशेल, दूसरी का सेसिल और तीसरी है सिंडी। सुखी उन्हें ग्रीट करने लगती है, लेकिन अचानक उठती है और बोलती है कि अब उसे जाना है क्योंकि उसके बेटे की इंग्लिश क्लास है। छन समझ जाता है कि उसने उन्हें ऑकवर्ड फील करा दिया। छन उन लड़कियों को थैंक्स कहता है हेल्प करने के लिए, लेकिन मिशेल कहती है हम नहीं जा रहे। फिर वो बोलती है मैंने तुम्हारी मदद की है, अब बदले में कुछ चाहिए। छन को थोड़ा डर लगने लगता है। मिशेल बोलती है नंबर 2 अपना। फिर वो खुलकर बोल देती है कि उन्हें छन में इंटरेस्ट है और उसे तो पता चल ही गया होगा जब उसने उनकी बातों को सुना था। छन सोचता है क्या ये मजाक कर रही है, लेकिन मिशेल तो बैठ जाती है और पूछती है तुम ऐसे आदमी हो जो प्रॉमिसेस तोड़ते हैं। छन समझ जाता है अब इस सीन से वो बच नहीं सकता। नेक्स्ट डे मंडे आता है। छन अपने ट्रेनिंग में बिजी है, लेकिन उसे मिशेल की बातें याद आ रही हैं और वो हंसने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है इतना हंस क्या रहा है। छन चौंक जाता है क्योंकि दारू पीछे खड़ा होता है। वो बोलता है कि अब उसके हाथ नहीं उठ रहे उस वर्कआउट के बाद। दारू फिर समझाता है कि उस गैंग से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, वरना ना अफ्रीका बच पाएगा ना फ्रांस। छन बात घुमा देता है और कहता है कि वो एक स्पोर्ट्स क्लब खोलना चाहता है उन बच्चों के लिए जो स्कूल में बुलीड होते हैं, ताकि शांति से जी सके। दारू कहता है अच्छा थॉट है, मैं तो उस क्लब का सुपरवाइजर भी बन जाऊंगा। लेकिन फिर वो सीरियस होकर कहता है गैंग वाले नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है। छन बोलता है लीजन इज अ मदरलैंड, यानी वो पुराना मिलिट्री मोटो दोहराता है। दारू थोड़ा इमोशनल हो जाता है। छन कहता है कि उसे ना एंसल से फर्क पड़ता है ना होजन से, लेकिन जो वादा किया है वो पूरा करेगा। दारू बोलता है मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, उम्मीद है तेरे चक्कर में जेल ना जाना पड़े। छन तैयार होता है निकलने के लिए और कहता है तू साथ मत चल, मुझे अकेले जाना है। और फिर पूछता है तुझे मोंगला याद है? दारू शॉक्ड रह जाता है। सीन कट होता है। छन स्कूल से निकलता है। एक गाड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। गाड़ी उसे एक जगह ले जाती है, कॉटन कैंडी नाम की फैक्ट्री। वो नीचे अंडरग्राउंड पैसेज में ले जाया जाता है। दाएं तरफ 6 रूम्स हैं, बाएं 5। वो रास्ता याद कर लेता है। फिर उसे एक रूम में ले जाया जाता है जहां सारे बॉसेस बैठे हैं।
बॉस कहता है बड़ों को ऐसे नहीं घूरते। छन रिलैक्स होकर सामने बैठ जाता है और सारे बंदों को ऑब्जर्व करता है। बॉस कहता है हम तुझे मारना चाहते थे, लेकिन तेरी हिम्मत देखकर सोचा तुझे रिक्रूट करना चाहिए। छन हंस देता है और इससे बॉस को गुस्सा आ जाता है। वो साफ बोलता है स्कूल में इंटरफेयर मत करो, बच्चों को अपने कामों में मत घसीटो, बाकी जो करना है करो। बॉस को छन का एटीट्यूड पसंद नहीं आता, कहता है तू एक इडियट है। छन जवाब में कहता है चुप रहो। तभी एक गुंडा छन पर हमला करता है, लेकिन छन अपनी चॉपस्टिक से उसके हाथ में छेद कर देता है। बाकी गुंडे भी हमला कर देते हैं, लेकिन छन सबको धो देता है। बॉस खुद उठता है, लेकिन छन उसकी गर्दन इतनी जोर से पकड़ता है कि लग रहा होता है टूट जाएगी। तभी बाहर से शोर होता है। छन बॉस को हॉस्टेज बनाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, कहता है अगर कोई पास आया इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। लेकिन कुछ बंदे मानते नहीं, एक लोहे की रॉड से हमला करता है। छन उसे पैर से रोक देता है, बाकी को भी जैसे तैसे काबू करता है। बॉस हाथ छुड़ाता है और सबको मारने का आदेश देता है, लेकिन छन एक किक मारकर फिर उसे मिनियंस की तरफ फेंक देता है। छन दीवार के सहारे दौड़ लगाता है, बाहर की ओर भागता है। भीड़ पीछा करती है, पंचेज किक्स, छन खुद को बचाता है। उसे अफसोस होता है कि उसका पुराना बॉडी अब नहीं है, वरना ये सब बच्चे लगते। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता, जमकर फाइट करता है, ज्यादातर को गिरा देता है। तभी कुछ और गुंडे आते हैं, ये दिखने में डरावने लगते हैं। एक तलवार वाला बंदा बोलता है तेरा गोश्त काट के कुत्तों को दूंगा। छन समझ जाता है ये एक्सपीरियंस्ड असैसिन है। लेकिन तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी एक बैट लेकर आता है। एक गुंडा उस पर अटैक करता है, लेकिन एक ही झटके में बेहोश। सभी चौंक जाते हैं। छन भी समझ नहीं पाता कि ये कौन है। अब सबका ध्यान छन से हटकर उस मास्क मैन पर चला जाता है। मास्कड आदमी एक एक करके सबको गिरा देता है। छन हंसते हुए सोचता है ये मेरा दोस्त है और बहुत जिद्दी भी। बचे हुए गुंडे समझ नहीं पाते ये बंदा है कौन। तलवार वाला बोलता है पहले इस लड़के से निपट लेते हैं, और फिर हवा में तलवार घुमाता है। उसके पैरों और कंधे में चाकू लग जाता है। सामने दो एक्सपीरियंस्ड असासिन्स होते हैं, जिनके हाथों में बेहद शार्प ब्लेड्स होते हैं। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर जख्मी हो जाता है, उसके कपड़े खून से लाल हो जाते हैं। इसी बीच वो नीले बालों वाला बंदा आखिरी वार करने ही वाला होता है कि पीछे से दारू चिल्ला उठता है कैप्टन। प्रोटैगनिस्ट को एक फ्लैशबैक आता है जब वो मर्सिनरी स्क्वाड का हिस्सा था। हर मिशन पर उसकी लीडरशिप ही रिस्पॉन्सिबल होती थी, लेकिन एक मिशन में उसने अपने सबसे करीबी दोस्तों को खो दिया। फिर भी उसे याद है वो सोल्जर्स हमेशा अपनी जान उसके हाथों में सौंपते थे। उसे कहते थे माइनस गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड। बस इसी कॉन्फिडेंस की वजह से वो हार मानने का सोचता भी नहीं है। चाकू उसकी आंख में लगने ही वाला होता है, लेकिन वो उसी वक्त ब्लेड को पकड़ लेता है। हाथ कट जाते हैं, पर वो रुकता नहीं। वो बंदा चाकू खींचने की कोशिश करता है, लेकिन छन की पकड़ से नहीं छूट पाता। सांस लेने की आवाज। छन उसके करीब आता है और कहता है तुम्हें पता है दुश्मन मुझे क्या कहते थे? गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड। क्योंकि मैं लड़ाई के वक्त एक मॉन्स्टर में बदल जाता था और अगले ही पल छन उसका नाक तोड़ देता है, फिर एक जोरदार पंच मार के उसे वहीं खत्म कर देता है। उस असासिन का साथी हैरान रह जाता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि अगला नंबर उसका है। अगले ही सेकंड छन उसके चेहरे पर जोरदार घूंसा मारता है, बंदा बेहोश हो जाता है। लेकिन छन रुकता नहीं है। उसके मन में ये चल रहा है कि उसे जान से ही मार दे। तभी सोल्जर उसे टोकता है। छन थोड़ा पीछे हटता है और बाकियों की तरफ देखता है, फिर कहता है अगर जिंदा बचना है तो भाग जाओ, इसी कमरे में छिप जाओ। और सारे बदमाश डर के मारे उसी कमरे में घुस जाते हैं। खांसी की आवाज। छन जमीन पर गिर जाता है, काफी बुरी तरह से घायल हो चुका है। सोल्जर थोड़ा सरकास्टिकली बोलता है माइनस सोचा नहीं था तुझे ऐसी हालत में देखूंगा। छन पूछता है माइनस तूने ये मंकी मास्क क्यों पहना? दारू हंसते हुए कहता है माइनस बच्चों के बीच ये बहुत फेमस है। फिर वो कहता है माइनस अब जल्दी यहां से निकलना पड़ेगा, वरना लोग पुलिस बुला लेंगे तुझे इस हालत में देखकर। वो बहुत बुरी हालत में था, खून से सना हुआ था पूरा। इसलिए जब दारू ने कहा कि चल तुझे हॉस्पिटल ले चले और जख्मों का इलाज करवाते हैं, तो उस लड़के ने हिचकिचाते हुए मना कर दिया। उसे डर था कि अगर लोग उसे इस हालत में देखेंगे तो पुलिस को कॉल कर देंगे। दारू थोड़ी देर के लिए बाहर गया, ये चेक करने की कोई आसपास है या नहीं। इधर चांद को एक सिगरेट मिलती है, लेकिन जब खोलता है तो बॉक्स खाली होता है। तभी फैक्ट्री के गलियारे से आती कुछ हल्की हल्की आवाजें उसकी पूरी अटेंशन खींच लेती हैं। उसके अंदर का सेंस बोलता है तकरीबन 20 लोग हैं आसपास, शायद बदमाशों की कोई और फौज आ गई है। थोड़ी देर बाद और भी गुंडे पहुंचते हैं और चांद उठने की कोशिश करता है। तभी उनका लीडर आता है और चांद को देखकर कहता है कि उसे पहले ही शक था कि ये बंदा कोई स्टूडेंट नहीं लग रहा था। वो अपना नाम बताता है गुआंग टिका। वो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसे पता चला कि पार्किंग गैंग के मैनेजर गिब्बम ने उसे बुलाया है। अब ये पार्किंग गैंग वही है जो इस फैक्ट्री का असली मालिक था और जिसे चांद ने तबाह कर दिया था। अचानक चांद उस आदमी की बात काटकर बोलता है सिगरेट है क्या? ये बात सुनकर उसके बगल में खड़ा एक बंदा भड़क जाता है और चिल्ला देता है, लेकिन गुआंग उसे डांट देता है।
इसी बीच दारू चेक करता है कि चांद ठीक है या नहीं। गुआंग चांद के चेहरे पर लगे बंदर वाले मास्क को देखकर थोड़ा इंप्रेस हो जाता है। कहता है अब तक गिब्बा को शर्म आ गई होगी। वो कहता है कि उसने फैक्ट्री की हर रूम चेक की है और हालत बुरी है, यानी गैंग की हालत खराब हो चुकी है। गुआंग कहता है कि अब यहां कुछ नहीं बचा। फिर वो ऑफर देता है, चल मैं तुझे नजदीकी हॉस्पिटल छोड़ देता हूं। वहीं हम लोग जाते हैं हर लड़ाई के बाद। चांद की हालत इतनी खराब थी कि वो मना नहीं कर पाया। कई घंटे बाद जब वो हॉस्पिटल में होश में आता है तो दारू उसे देखकर खुश हो जाता है और बताता है कि उसके घाव इतने गहरे थे कि टाके लगाने पड़े। चांद पूछता है हम कहां हैं। दारू बताता है कि उसे जैसे ही गुआंग की गाड़ी में बैठाया गया वो बेहोश हो गया था। फैक्ट्री में जो कुछ हुआ उसकी यादें वापस आने लगती हैं और चांद को खुद पर शर्म महसूस होती है। वो सोचता है अगर मेरा पुराना शरीर होता तो मैं एक भी खरोंच के बिना जीत जाता। दारू बताता है कि अब रात का 1 बज चुका है। उसने चांद के पेरेंट्स से झूठ बोल दिया कि वो उसके घर पर रुका है, लेकिन उन्हें कॉल करना जरूरी है। चांद को इस सब की परवाह नहीं होती, वो बस सिगरेट मांगता है। तभी गुआंग कमरे में एंट्री करता है। सब ठीक है? चांद जवाब देता है, बिल्कुल टाइम पर आए, सिगरेट दो। गुआंग हंसते हुए कहता है, छोड़ो यार, और ये बताओ क्या ये बंदा सच में तुम्हारा टीचर है? चांद जवाब देता है, हाँ, वरना दारू की असली पहचान बताने में पूरी रात लग जाएगी। गुआंग थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है, तूने हमारी गैंग को मुनाफा पहुंचाया है, अब गंगनम में कोई भी तुझसे पंगा नहीं लेगा। बदले में मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं। चांद सीधा जवाब देता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी स्कूल किसी क्रिमिनल गैंग से जुड़ी ना हो बस। गुआंग दोस्ती के अंदाज में बोलता है, ठीक है, मैं सबको बोल दूंगा। वैसे भी तेरे नाम की हवा हर तरफ फैल चुकी है। अब जो तुझसे नफरत करता है वो तुझे ढूंढेगा, और जो तुझसे जलते हैं वो तुझे टेस्ट करना चाहेंगे। चांद कहता है, मुझे तेरी एडवाइस की परवाह नहीं। गुआंग गुस्से में कांपने लगता है, नसें फूल जाती हैं। फिर खुद को कंट्रोल करता है और कहता है, चलो दोस्त बन जाते हैं। दारू बीच में कूद पड़ता है, बाहर जो तेरे आदमी खड़े हैं उन्हें हटा दे, हमें तेरी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। गुआंग पूछता है, तेरी नौकरी क्या है? दारू जवाब देता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर। गुआंग हंसते हुए कहता है, ठीक है, तेरे लोग बाहर ही रहेंगे, जरूरत पड़े तो मदद मांग लेना। इसके बाद गुआंग चला जाता है। चांद पूछता है, तू स्कूल नहीं जाएगा? दारू कहता है, सीधा हॉस्पिटल से जाऊंगा। फिर अचानक पूछ बैठता है, कुछ चल रहा है क्या तेरे और किमोंग के बीच? चांद बोलता है, वो तो मेरी क्लास की बच्ची है यार। दारू कहता है, उसने तुझे बहुत मैसेज भेजे हैं। चांद टॉपिक बदल देता है, मैं कितने दिन यहां रहूंगा? डॉक्टर बताता है, कम से कम 1 महीना, 1 हफ्ते तक तो बेड से हिलना भी नहीं है। चांद सोचता है, अब घर वालों को झूठ कैसे बोलूं कि मैं दारू के घर पर हूं। फिर डिसाइड करता है, बोल देंगे कि कार एक्सीडेंट हो गया था। दारू भी मान जाता है और प्लान बनाते हैं कि बाहर खड़े लड़के ही उस एक्सीडेंट के जिम्मेदार थे। कुछ मिनट बाद उसकी मां सुख हॉस्पिटल रूम में घुसती है, अपने बेटे की हालत देखकर परेशान। चांद हाथ हिला के कहता है, इतना नहीं दुख रहा जितना दिख रहा है। मां कहती है, बेटा तुझे किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देती हूं। चांद डरता है कहीं दूसरे डॉक्टर को उसके शरीर पर मिले डैगर के कट्स ना दिख जाएं। तभी एक डॉक्टर और नर्स अंदर आते हैं। मां पूछती है, कैसा है मेरा बेटा? डॉक्टर कहता है, ठीक है, बस आराम और खाना चाहिए। मां कहती है, उसे उस पुराने हॉस्पिटल में ले चलूं? डॉक्टर कहता है, ठीक है, ट्रांसफर कर दूंगा। चांद मन ही मन उसे कोसता है। डॉक्टर बताता है, साइलो हॉस्पिटल के सर्जरी डायरेक्टर मेरा दोस्त है, लेकिन वहां भीड़ ज्यादा रहती है, इसलिए यहीं रखना बेहतर रहेगा। दारू थम्स अप देता है और चांद चैन की सांस लेता है। मां कहती है, मैं पापा से बात करूंगी, लेकिन अभी के लिए तू यहीं रह। डॉक्टर कहता है, मैं पट्टियां बदल दूं, आप बाहर इंतजार कीजिए। जैसे ही पट्टी हटती है, डॉक्टर चौंक जाता है, इतनी जल्दी ठीक कैसे हो रहा है? चांद कहता है, थैंक यू मां को समझाने के लिए। डॉक्टर बोलता है, पता है मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरा छोटा भाई भी गैंगस्टर बन गया था, और एक दिन जब वो लड़ाई में बुरी तरह घायल हुआ, उसने इलाज से मना कर दिया, और फिर मैं ही उसकी मौत का ऐलान करने वाला डॉक्टर बन गया। चांद चुप हो जाता है। डॉक्टर फिर बोलता है, बस एक गुजारिश है, लड़ाई करना, लेकिन किसी को मारना मत। चांद पूछता है, आप क्रिमिनल्स का इलाज क्यों करते हो? डॉक्टर कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम जान बचाना है, पैसों के लिए नहीं करता। चांद थैंक यू बोलता है। डॉक्टर मजाक में कहता है, अगर अगली बार तू मरा हुआ आया तो मैं तेरे अंग बेचकर काफी कमा लूंगा। चांद हंस नहीं पाता, उसे सच में डर लगने लगता है। 1 हफ्ते बाद चांद घर लौटता है, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर जाने के लिए तैयार। मां कहती है, अभी भी तू पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। चांद को मां के हाथ में एक लिफाफा दिखता है। वो पूछता, क्या है ये? मां लिफाफा खोलती है, उसमें 50 मिलियन वॉन होते हैं। चांद समझ जाता है ये गुआंग ने भेजा है। वो कहता है, मां मैं ये पैसे लौटा दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन मां परेशान हो जाती है, इतना पैसा कोई ऐसे थोड़ी भेजता है। चांद टॉपिक बदल देता है, लेट हो रहा हूं, स्कूल जाना है। पापा उसे कार से छोड़ने का कहते हैं।
रास्ते में पापा का मूड बहुत गंभीर लगता है। अचानक पापा पूछते हैं, तू कुछ बताना चाहता है क्या? चांद बोलता है, ठीक है, मैं स्कूल के कुछ लड़कों से भिड़ा था, लेकिन उन लड़कों को कुछ गैंगस्टर सपोर्ट कर रहे थे। मैंने सब संभाल लिया, कोई जानलेवा नुकसान नहीं हुआ। अब वो गैंग स्कूल में दखल नहीं देगा। पापा पूछते हैं, तो तूने झूठ क्यों बोला कि एक्सीडेंट हुआ? चांद कहता है, माँ को टेंशन ना हो इसलिए। पापा फिर बोलते हैं, तुझे पता है ना, तेरी माँ ने तेरे लिए बहुत कुछ सहा है। चांद कार में एक पुरानी फोटो देखता है जब वो पैदा हुआ था। माँ की हालत उस वक्त बहुत खराब लग रही थी। चांद को डिटेल नहीं पता, लेकिन वो झूठ मूठ याद करने की एक्टिंग करता है। उसके दिल में एक बात उठती है, माँ ने क्या क्या सहा होगा मेरे लिए। उसके पापा बस इतना कहते हैं, माइनस थैंक्स बेटा, आज तू सच्चाई से बोला इसलिए। थोड़ी देर बाद छन स्कूल में एंटर करता है और दारू से टकरा जाता है। दारू चिल्ला के पूछता है, तू चल कैसे रहा है भाई? छन जवाब देता है, डिस्चार्ज हो गया और डॉक्टर ने मेरी रिकवरी की तारीफ भी की। दारू थोड़ा हैरान होता है, कैप्टन तू वैसे ही अजीब है यार। छन पूछता है कि उसके पीछे कुछ हुआ क्या? दारू बताता है कि कई रूमर्स फैल गए थे। माइनस कोई कह रहा था छन मारा गया, कोई कह रहा था हॉस्पिटल में कोमा में है, किसी ने तो कहा कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। छन ये सुनकर हंस देता है, अच्छा है, नाम तो हो रहा है। फिर वो स्पोर्ट्स रूम से निकलने लगता है तो दारू रोक लेता है, तू जा कहाँ रहा है भाई? छन कैजुअली बोलता है, जो तू बोला था वही करने। दारू खुश हो जाता है, नाम बता दूं स्टूडेंट्स के? सीन कट होता है फर्स्ट ईयर क्लास में। क्लास के स्टूडेंट्स कैंटीन से खाना ले आए थे और क्लासरूम में खा रहे थे। एक लड़का जिसने चश्मा पहना है खाना खा रहा था। तभी एक बुली आता है और उसके सर पर थप्पड़ मार देता है। पूरे चश्मिश सिर्फ देखता रह जाता है। बुली उसका खाना उठाता है और कहता है, मैं तो सिर्फ गिन की सेहत का ध्यान रख रहा हूँ। और जब गिन कुछ नहीं कहता तो वो जबरदस्ती उसके मुंह में और खाना ठूस देता है। सारे स्टूडेंट्स हंसते हैं, कोई हेल्प नहीं करता। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। बुली गुस्से से चिल्लाता है, कौन है जो मेरी क्लास में घुसा? लेकिन जैसे ही वो सामने वाले को देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कई बार झुक झुक कर छन को नमस्ते करता है। छन सिर्फ एक लाइन में पूछता है, गिन कौन है यहाँ? बुली कांपते हुए फिंगर पॉइंट करता है गिन की तरफ। छन धीरे धीरे उस लड़के के पास जाता है जो अब लिटरली कांप रहा है। छन सॉफ्टली बोलता है, हाय जिन। और गिन सोचता है, ये डरावना लड़का मुझे क्यों ढूंढ रहा है? छन कहता है, चलो बाहर बात करते हैं। गिन और डर जाता है, मुझे क्यों चलना चाहिए? बुली फिर डांटता है, बॉस से ऐसे बात करता है कोई? छन सीधा बुली को रोक देता है, डोंट इंटरफियर, और खुद गिन का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है। क्लास के सब बच्चे शॉक्ड। नेक्स्ट सीन सेकंड ईयर क्लासरूम। एक लड़की अकेली बैठी है। छन पूछता है, तुम सो योन हो? लड़की झट से उठती है, हाँ। छन इंट्रोड्यूस करता है, मैं थर्ड ईयर का हूं, बात करनी है। लड़की का नाम सुनते ही डर से वो कांपने लगती है। तभी हॉलवे में सो योन की क्लास का बुली सामने आता है और छन को देखते ही झुक जाता है। बॉस, वो चिल्लाता है और अपना नाम बताता है, सीहो सेकंड ईयर। छन सिर हिलाता है, हटाओ यार रास्ता। थोड़ी देर बाद सारे बुलीड स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स रूम में इकट्ठा कर लिया जाता है। छन उन्हें थैंक करता है और कहता है, मैं एक स्पोर्ट्स क्लब बनाना चाहता हूं और तुम लोग स्पेशल मेंबर्स होगे। वो ऐड करता है, प्रोफेसर कॉन्ग सुपरवाइज करेंगे। गिन हाथ उठाकर पूछता है, हम क्या स्पोर्ट्स करेंगे? छन हंसते हुए बोलता है, फिजिकल ट्रेनिंग, बेसिक सेल्फ डिफेंस और कुछ भी जो तुम लोग ट्राई करना चाहो। एक लड़की पूछती है, बट हमें ही क्यों चुना गया? छन थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता है, बिकॉज मैं दोस्ती करना चाहता हूं तुम लोगों से। रूम सडनली साइलेंट हो जाता है। दारू बोलता है, कोई फोर्स नहीं है, साइन करने का फॉर्म वही है जिसको ज्वाइन करना है, साइन कर दो। छन जोर से चिल्लाता है, बहुत मजा आएगा। स्टूडेंट्स अभी भी उससे थोड़ा डर रहे थे। दारू उसे समझाता है, थोड़ा कंट्रोल कर कैप्टन, डर जाएंगे बच्चे। तभी दारू एक लड़की की तरफ इशारा करता है, इसको क्यों लाए हो? छन कैजुअली कहता है, मैनेजर है क्लब की किमयोंग। दारू पूछता है, ये तो टॉप स्टूडेंट है, स्कूल टॉपर, प्रेस्टिजियस कॉलेज जाएगी। छन बोलता है, नहीं भाई, हॉलवे में रो रही थी, बोल रही थी मैं क्लब में आना चाहती हूँ, मैं मना नहीं कर पाया। तभी एक डिलीवरी गाय आता है, टोनकत्सु आया है। किम स्टूडेंट्स को सर्व करने लगती है। सब खाना शुरू कर देते हैं। एक लड़की अंजिल कॉर्नर में छुपकर देख रही थी, फिर भाग जाती है। छन उसके पीछे जाता है और पूछता है, तुम घूम क्यों रही हो? अंजिल बोलती है, मैं घूम नहीं रही। छन कहता है, जो भी। वो फिर रुक जाती है, मैं सस्पिशियस नहीं लग रही? छन कैजुअली बोलता है, नहीं, और मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेटर। 4 स्टूडेंट्स फॉर्म पे साइन कर देते हैं। ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, सब फर्श पर गिरते हैं थक के। गिन सोचता है, फाइनली ओवर, पर छन अनाउंस करता है, अब ओरिजिनल ट्रेनिंग शुरू होगी। सब शॉक्ड। गिन पूछता है, अभी जो हुआ वो ट्रेनिंग नहीं थी? छन हंस के बोलता है, नहीं, वो तो वार्म अप था, रियल ट्रेनिंग शुरू होती है। बॉल गिन के फेस पे लगती है, सीधा नीचे गिरता है।
छन कहता है फेस से बॉल रोकोगे तो यही होगा। दारू गुस्सा हो जाता है, ये स्कूल है भाई, किड्स हैं। छन थोड़ा खुद को रोकता है, समझ गया। दारू बॉल देता है। छन बोलता है अब दिखाता हूं फेस पे बॉल कैसे मारता है। बॉल लाइटनिंग स्पीड से उड़ती है, दारू पैर से ब्लॉक करता है, फिर फास्ट पेस्ड वॉली स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट सोचते हैं इससे डेंजरस क्लब तो सोचा ही नहीं जा सकता। फाइनली ट्रेनिंग खत्म होती है। छन और दारू बात कर रहे होते हैं। छन कहता है बॉडी हर दिन बेटर हो रही है। दारू बोलता है वीक में 2 दिन रखो बस, वरना सब थक जाएंगे। तभी यूनिल आती है और कहती है मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूं। सब चौंकते हैं। छन साफ मना कर देता है नहीं। यूनिल गुस्सा व्हाई नॉट, किमोन भी तो 3rd ईयर में है। दारू बोलता है पर उसके मार्क्स अच्छे हैं। यूनिल सैड हो जाती है, फिर किमोन को गुस्से से देखती है और चली जाती है। लेटर क्लासेस खत्म होती हैं। छन पेडेस्ट्रियन लाइट का इंतजार करता है। छन और किमोन रोड क्रॉस करने ही वाले थे कि किमोन पूछती है क्या तुम यूनिल को क्लब में लेने के बारे में दोबारा नहीं सोच सकते। उसके एक्सप्रेशन सिंसियर थे जब उसने ज्वाइन करने की बात की थी। छन कैजुअली बोलता है वो इस ग्रुप में फिट नहीं बैठती, उल्टा बाकी स्टूडेंट्स डर सकते हैं। सिग्नल ग्रीन होता है और छन किमोन को बाय बोलकर निकल पड़ता है। किमोन उसे रोकने की कोशिश करती है, कहती है अगर वो स्टूडेंट्स के साथ टाइम बिताए तो वो भी दोस्त बन सकती है, लेकिन छन तब तक दूर जा चुका होता है। अब वो अकेले स्ट्रीट्स में चल रहा होता है पूरे दिन की हैपनिंग्स को सोचते हुए। तभी उसका फोन बजता है, अननोन नंबर। फोन उठाते ही सामने से कोई फ्रेंच में पूछता है कमेंट सवा। छन कंफ्यूज्ड होता है। फिर वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है, मिशेल, वही लड़की जिससे रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई थी। छन पूछता है तुम कॉल क्यों कर रही हो। मिशेल मस्ती में कहती है तुम तो हीरो बन गए, 3 लड़कियों का अटेंशन मिल गया और फिर भी क्लमजी ही हो। छन कामली कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और वैसे भी मैं अभी स्टूडेंट हूं, याद है ना। मिशेल फ्लर्टी हो जाती है और पूछती है तुम फ्रेंच में इंटरेस्टेड नहीं हो क्या। फिर इनवाइट करती है आज ही मिलने को। छन मना करता है, कहता है अभी तो मैं इंजरीज से रिकवर कर रहा हूं, लेकिन मिशेल फिर भी फ्लर्ट करती रहती है। आखिर में छन कहता है फाइन, सैटरडे को मिलते हैं, जबकि उसका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता। उसके जाने के बाद वो खुद से बड़बड़ाता है, बस प्रॉमिस पूरा करने के लिए मान गया। अब सीन शिफ्ट होता है घर में। छन एंटर करता है और देखता है कि उसके पापा फोन पर बात कर रहे हैं। उसे देखकर कांग फोन कट कर देते हैं। छन पूछता है किससे बात कर रहे थे। कैंग कैजुअली बोलते हैं कस्टमर था और उसे रेस्ट करने को कहते हैं। छन मान तो जाता है, लेकिन उसे शक होता है कि उसके पापा कुछ छुपा रहे हैं। थोड़ी देर बाद छन कपड़े बदलकर बोलता है मैं थोड़ा बाहर टहलने जा रहा हूं, आप चलोगे साथ। कांग पहले मना करते हैं, फिर मान जाते हैं। रात को दोनों अपार्टमेंट के बाहर बेंच पर बैठते हैं। छन धीरे से पूछता है क्या कुछ गलत चल रहा है। कांग बात टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन छन भी उन्हीं के अंदाज में जवाब देता है ठीक है, अगर नहीं बताना तो कोई बात नहीं, मैं भी दोबारा नहीं पूछूंगा। कांग थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर कहते हैं एक्चुअली हाँ प्रॉब्लम है, और फिर पूरी बात खुलती है। कांग बताते हैं कि उन्होंने प्लान बनाया था फ्रांस से लग्जरी कार्स इंपोर्ट करने का। पहले 50 कार्स मंगानी थी, फिर धीरे धीरे, और प्लान सही लग रहा था, लेकिन बीच में सायोजांग नाम की ग्रुप आगे, उन्होंने सेम कार्स के लिए पैरेलल इंपोर्ट का प्लान लॉन्च कर दिया सेम मार्केट में। छन को समझ आता है कि ये पूरी चाल सायोजांग की थी, उन्होंने उनके पापा का आइडिया चुरा लिया। कैंग बताते हैं कि फ्रेंच कंपनी ने फोन करके बोला अगर 500 कार्स का बल्क ऑर्डर दो तो वो कैंग को एक्सक्लूसिव मोनोपोली देंगे, लेकिन कांग के पास न इतने पैसे हैं न इतनी ताकत। अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो कंपनी डील किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर लेगी। छन पूछता है कौन सी कार इंपोर्ट करने वाले थे। कैंग बोलते हैं शिफ्ट सुपर लग्जरी मॉडल। छन समझ जाता है 500 कार्स का डील मतलब पूरा घर गिरवी रखना पड़ेगा। कैंग रोते हुए बताते हैं कि उन्होंने घर ऑलरेडी कोलेट्रल रख दिया है, और अगर ये फेल हुआ तो फैमिली मुश्किल में आ जाएगी, और सबसे बड़ा डर यह है कि सुख, छन की मां को यह सब पता ना चले। छन बोलता है मैं नहीं चाहता कि मां पर इसका असर पड़े। कांग सिर हिलाते हैं, मुझे भी वही टेंशन है। छन कहता है आपके एक्सप्रेशन सब कुछ बता देते हैं, छुपा नहीं सकते। कैंग थोड़ा मुस्कुराते हैं, फिर बताते हैं फ्रेंच एग्जीक्यूटिव संडे को आने वाले हैं। छन कहता है मैं भी चलूंगा, ट्रांसलेटर बनकर काम आ जाऊंगा। कांग पहले मना करते हैं, फिर मान जाते हैं। छन उठकर चिल्लाता है एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं, अगर हार भी गए तो कम से कम कोशिश तो की होगी। कांग को छन की डिटर्मिनेशन देखकर हिम्मत मिलती है, वो कहते हैं ठीक है तू साथ चल। सीन बदलता है, घर वापसी होती है। मां पूछती है कांग कहाँ है। छन कैजुअली कहता है उन्होंने कहा था वो थोड़ी देर में आएंगे। मां को थोड़ी चिंता होती है, लेकिन छन रूम में चला जाता है। फोन फिर से बजता है, मिशेल का कॉल। छन सोचना शुरू करता है कि फिर से मना कर दे, लेकिन वो कैजुअली बोल देता है परफेक्ट टाइमिंग, लेकिन उसकी इंटेंशन होती है डेट को पोस्टपोन करना। मिशेल गुस्से में बोलती है नेक्स्ट वीक के बाद कोई बहाना नहीं चलेगा। कॉल कट होती है और छन फिर से सीरियसनेस में चला जाता है। छन को याद आता है कि फ्रांस में उसका एक पुराना अकाउंट था जिसमें पैसे पड़े थे।
लेकिन लॉगिन डिटेल्स उसे याद नहीं और वो बैंक को ये नहीं बता सकता कि वो गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड है। शन जेरू को कॉल करता है, बताता है फैमिली के सिचुएशन के बारे में। जेरू कहता है मंडे को नियर बाय एजेंसी कॉल कर, हांगकांग ब्रांच में। शन एग्री करता है, वो जल्द से जल्द हैंडल करना चाहता है। अब आता है संडे, नैमसन होटल। कैंग बताते हैं 2 एग्जीक्यूटिव्स आने वाले हैं और एक ट्रांसलेटर। शन को बताया जाता है कि उसे असिस्टेंट ट्रांसलेटर की तरह इंट्रोड्यूस करेंगे। होटल में एंट्री करते हैं और शन जैसे ही अंदर जाता है उसका पूरा चेहरा फ्रीज हो जाता है। सामने से कोई हैवी कदमों से उसकी ओर बढ़ रहा होता है और शन उसे तुरंत पहचान लेता है। वो चार्लन है, फ्रेंच मर्सनरी स्क्वाड का कैप्टन। शन शॉक्ड होता है, ये जिंदा कैसे है? चार्लन हाथ हिलाकर ग्रीट करता है, लेकिन शन अभी भी शॉक में। कैंग चार्लन को ग्रीट करता है। चार्लन सिर्फ फ्रेंच में बात करता है। एक और एग्जीक्यूटिव स्मिथ लड़कियों को देख फ्लर्ट करता है, जिसे चार्लन डांट देता है। शन सोच में डूबा होता है। चार्लन भी यहीं, स्मिथ भी स्क्वाडमेट है। कांग पूछता है सब ठीक है? शन थोड़ा संभल कर कहता है हाँ ऑल गुड। शन सबको इंट्रोड्यूस करता है, ये कैंग मोटर्स के सीईओ हैं और मैं उनका असिस्टेंट ट्रांसलेटर हूं। चार्लन बोलता है तुम्हारी फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन काफी अच्छी है। शन हल्की सी मुस्कान देता है, थैंक्स। चार्लन देन इंट्रोड्यूसेस स्मिथान एज एशिया ऑफिस सेल्स मैनेजर। लेकिन शन की नजर अचानक एक मिरर वॉल पर जाती है और वो देखता है कि एक आदमी उसे लगातार देख रहा है, माइनस सनग्लासेस पहने हुए, कंप्लीटली स्टिल। शन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। ये तो सीन वहीं फ्रीज हो जाता है।